नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम बात करेंगे आपके पेडागोजी के प्रश्नों की बात करेंगे और सामाजिक विज्ञान के पेडागोजी के प्रश्न आएंगे, शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आएंगे और वही प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में 100% आने वाले हैं। और सोशल साइंस का यह आपका चैप्टर नंबर 15 है। इसके पहले 14 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ आपको मिलता है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीटी एग्जाम को क्रैक करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी 7 PM में हमारी फर्स्ट पार्ट की लाइव क्लास चलती है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अगर आपने जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो नहीं किया है, अवश्य फॉलो कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 3000 MCQs की PDF फाइल्स लॉन्च हो चुकी है, तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है 8319862412 पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, आपको सारा डिटेल व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पेडागोजी के प्रश्न की। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। चर्चा पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति या व्याख्यान पद्धति। तो प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका क्या होता है? प्रश्न उत्तर पद्धति नहीं होगी, ये हमारी हो जाएगी कहानी कथन पद्धति। एक शिक्षक को शिक्षण की विभिन्न प्रकार की विधियां, युक्तियां और तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है और शिक्षक को अपने शिक्षण को सार्थक, रुचिकर, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त विधियां प्रयोग की जाती है। व्याख्यान विधि होती है। व्याख्यान विधि का सीधा अर्थ होता है व्याख्यान के माध्यम से पढ़ाना। यह छात्रों में निष्क्रिय बना देता है। इसे छात्र गतिविधि के लिए बहुत कम गुंजाइश होती है और इसमें आप प्रासंगिक सामग्री होती है। फिर अगली होती है परियोजना विधि। इसके बाद होता है कहानी कथन विधि। बच्चों के स्वभाव से कहानियों का शौक होता है और कहानियों को सुनने में बच्चा की वास्तविक रुचि होती है और कहानियों की एक श्रृंखला के माध्यम से इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय हैं, या कह सकते हैं क्योंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे, उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। या समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता के सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। तो कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए बल देने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है, सार्थक रूप से। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? क्रियान्वय, योजना, तथ्यों का सुतलोक या प्रतिपुष्टि की बात करते हैं। सभी लोग बताइए। सोशल साइंस के बेस्ट पेडागोजी के प्रश्न आपके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसी तैयारी अगर कहीं पर हो जाए बहुत अच्छी बात है। तो हम बात करेंगे जो आपका सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा, तथ्यों का शुद्धलेख नहीं होगा। बाकी क्रियान्वय, योजना, प्रतिपुष्टि, ये तीनों जो हैं सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया के हिस्सा होंगे, लेकिन तथ्यों का जो शुद्धलेख है ये आपका नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती हैं जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को दौड़ना समझने में मदद करती है, जब शिक्षिका यह जानती है कि यह क्यों कर रही है, जब शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना में को पूरा करने के लिए करवाती है,
जब शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। तो बच्चों के साथ गतिविधि केवल तभी प्रभावी होती है जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों का शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? कौन सी सर्वोत्तम होगी? 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षा तो शैक्षिक गतिविधि पर समय की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होती है? तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, वेन आरेख या फ्लो चार्ट? सभी लोग बताइए। देखिए, भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए जिस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह हमारी कहलाती है तुलनात्मक चार्ट। क्या कहलाया जाएगा? तुलनात्मक चार्ट कहलाया जाएगा। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापका अध्यापिका बनेंगे, तो आपके द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए? तो आपको कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए विचार उत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बच्चों की शिक्षा होती है घर से, विद्यालय, समाज या इन तीनों से होती है। तो बच्चों की जो शिक्षा होती है आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। बच्चों की शिक्षा समाज से भी होती है, घर से भी होती है, विद्यालय से भी बच्चा सीखता है। इन तीनों स्पेस से जो है बच्चा जगह से सीखता है। तो बच्चे की शिक्षा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण तकनीक में शामिल कर सकते हैं अभिनय को, योजना को, व्याख्यान को, या इनमें से सभी कर सकते हैं? सभी लोग बताइए। किसे किसे जो है शामिल किया जा सकता है? तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण तकनीक में अभिनय को भी, योजना को भी, व्याख्यान को भी शामिल किया जा सकता है। यानी इनमें से सभी ऑप्शन जो दिया गया है वैसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि इतिहास शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इतिहास शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि हमारी बताइए। कहानी कथन, स्रोत, व्याख्यान या नाटकीय विधि? सभी लोग बताइए। तो इतिहास के लिए क्या चाहिए? कुछ ना कुछ स्रोत तो चाहिए चाहिए बताने के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्याख्यान शिक्षण विधि में क्या दोष है? देखिए, इस विधि में विद्यार्थी के स्तर का ध्यान नहीं रखा गया है। यानी कि स्वयं मूल्यांकन के लिए अवसर, एक लोकतांत्रिक विधि, पूर्ण योग शिक्षक की कमी, आत्मविश्वास को प्रोत्साहन। देखिए, इस विधि में विद्यार्थी के स्तर को ध्यान नहीं रखा गया है। वह सुनना चाहे या ना चाहे उसे भाषण सुनना ही पड़ता है। इस विधि के द्वारा बच्चों को ज्ञान की तत्परता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है और शिक्षक जो है व्याख्या करते जाता है। यानी हम कह सकते हैं व्याख्यान शिक्षण विधि के दोष के बारे में कि पूर्ण योग शिक्षक की कमी, यहां पे हम कह सकते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न, एक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण सामग्री है। एक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण सामग्री क्या होती है, सहायक सामग्री क्या होती है? सभी लोग बताइए यहाँ पे। तो हम बात करेंगे एटलस, क्योंकि सोशल साइंस पेडागोजी की बात करेंगे। और सामाजिक विज्ञान के अगर शिक्षक है तो आपके पास एटलस इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षण सामग्री आपके पास होना चाहिए। शिक्षक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए छात्रों का हालचाल पूछकर, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, नए पाठ की घोषणा कर, नए पाठ की विषय वस्तु के प्रश्न पूछकर। तो शिक्षक को कक्षा शिक्षण का कैसे प्रारंभ करना चाहिए? आपकी नियुक्ति होती है, मान लीजिए पहली बार जाते हैं तो चलिए इंट्रोडक्शन होता है, बातचीत होती है, लेकिन जब दूसरा दिन जाते हैं तब आप कक्षा शिक्षण प्रारंभ करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको करना चाहिए? तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर करना चाहिए। बच्चे ने जो पिछली क्लास में पढ़ा है, जब बच्चा पहली क्लास में है तो उसकी घर की बातों से, जो आसपास बच्चा देखता है, पेड़ पौधे, ऐसे चर्चा करके उससे बातें शुरू करना चाहिए। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर बातें शुरू करना चाहिए। सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा, या इनमें के सभी के द्वारा दिया जा सकता है। तो सोशल साइंस स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान जो है दिया जा सकता है, वह किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा भी दिया जा सकता है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा, या इनमें से सभी। जो डी ऑप्शन दिया गया है यह हमारा सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी शिक्षक बंधु का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? दृश्य है, श्रव्य है, श्रव्यदर्शी है, इनमें से कोई नहीं। क्या समाचार पत्र जो है आपकी बोलती है? बोलती तो नहीं है। क्या हम उसे केवल क्या कहते हैं? दृश्य करते हैं, केवल हमें दिखाई देता है। तो समाचार पत्र हम देखते हैं अपनी आंखों से और फिर अपने मुख के द्वारा पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने पर का अवसर प्रदान करती है? कहानी, कथन, व्याख्यान, योजना, या ये सभी? करके सीखने पर बल की बात करेंगे। सभी लोग बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है और आपको फीडबैक भी करना है। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? तो योजना या अनुकरण विधि, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए। आप सोशल साइंस के टीचर हैं, आपको विषय वस्तु जो आपका सामाजिक विज्ञान है इसके साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षक के उद्देश्य, शिक्षक का जो उद्देश्य है, शिक्षण विधियां, शिक्षण तकनीकी, या इनमें से सभी? सभी लोग बताइए। तो इनमें से देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियां भी होती। अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन नहीं आता है तो शिक्षण विधियों के ऑप्शन में करना है, लेकिन जब उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है तो उद्देश्यों को, विधियों को, तकनीकों को भी ज्ञान होना चाहिए। उपरोक्त सभी ऑप्शन ना दिया हो तब आपको शिक्षण विधि में करना है, नहीं अन्यथा आपको उपरोक्त सभी के ऑप्शन पे कर देना। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। कक्षा कक्ष का शिक्षण कैसा होना चाहिए? देखिए कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम को सुगम बनाना, यानी सरल बनाना। तो कक्षा कक्ष का शिक्षण कैसा होना चाहिए? अन्योन्य क्रियात्मक होना चाहिए, अन्योन्य क्रियापरक। अगला प्रश्न, यांत्रिक कौशल को विकसित करने के लिए अधिगमकर्ता के लिए निम्नलिखित तीनों में से कौन सा भिन्न है? ऐतिहासिक चित्रों को एकत्रित करना, ऐतिहासिक चित्रों की रूपरेखा, प्रतिमान की तैयारी, या समय रेखा की तैयारी। चारों में से आपका अधिगमकर्ता के लिए भिन्न कौन सा है? सभी लोग बताइए।
यांत्रिक कौशल को विकसित करने के लिए। तो प्रतिमान की तैयारी भिन्न आपकी दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्रतिमान होते हैं एक आयामी, दो आयामी, तीन आयामी, चार आयामी। कितने आयामी होते हैं सभी लोग बताइए। प्रतिमान कितने आयामी होते हैं? मॉडल की बात कर रहे हैं, प्रतिमान प्रतिरूप की बात करेंगे। तो गिलफोर्ड के द्वारा जो है बौद्धिक के तीनों आयामों में जो है किया गया है। किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा, जो प्रतिमान के तीन आयाम है। ठीक है, संज्ञान, स्मृति, अपसारी, चिंतन, ये बुद्धि के तीन आयाम हैं। गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि के तीन आयामों को किया गया है। लेकिन अगला प्रश्न उससे भी इम्पोर्टेंट है कि परिवार पाठ का अध्ययन में क्रिया प्रभावपूर्ण तरीके से प्रदान कर सकती है। अभिनय, पत्रिका, प्रदर्शनी या सड़क निरीक्षण की बात करें, सभी बताइए। तो परिवार पाठ का अध्ययन में क्रिया प्रभाव तरीके से जो हमारा प्रदान कर सकती है वह कहला जाएगी अभिनय। अगला प्रश्न है, एक अध्याय को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक ने रेडियो का उपयोग किया। शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण सामग्री है दृश्य, श्रव्य, आरेख या श्रव्य दृश्य दोनों। देखिए, एक अध्ययन में प्रस्तुत हुआ कि शिक्षक ने रेडियो का उपयोग किया, और रेडियो हमारा कौन सा उपकरण कहला जाता है? तो रेडियो हमें क्या सुनाई देता है, उसमें जो बातें होती है हमें दिखाई तो नहीं देती है, दृश्य सामग्री तो होगा ही नहीं होगा। तो ये हमारा श्रव्य की बात करेंगे, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षण कौशल नहीं है पाठ योजना की तैयारी करना, मूल्यांकन प्रक्रिया का खाका बनाना, शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, छात्रों के नियत कार्य सही करना। तो शिक्षण कौशल नहीं है, कौन सा नहीं है सभी लोग बताइए। शिक्षण कौशल नहीं है। देखिए, पाठ योजना की तैयारी करना शिक्षण कौशल है, मूल्यांकन प्रक्रिया का खाका तैयार करना यानी ढांचा तैयार करना, शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, तीनों कौशल है। लेकिन छात्रों के नियत कार्य सही करना यह आपके शिक्षण कौशल नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि व्याख्यान विधि का दोष है, यह समय की बचत एवं पाठ विवरण को पूरा करता है, यह शिक्षक के कार्य को आसान बनाता है, यह विद्यार्थियों को सुनने का प्रशिक्षण देता है, यह शिष्य को हिस्सा लेने के लिए अवसर देता है। तो व्याख्यान विधि का आपको दोष बताना है। लाभ भी पूछे जा सकते हैं लेकिन दोष ज़्यादा आते हैं। बुराई कहते हैं ना हमेशा हावी रहती है, लेकिन जीत सत्य की होती है, अच्छाई की होती है, बट हावी क्या है हमेशा रहती है। इसी प्रकार दोष ज़्यादा पूछा जाता है। तो व्याख्यान विधि का यहाँ पे जो दोष दिया गया है वह कौन सा दिया गया है? देखिए, यह समय की बचत एवं पाठ विवरण को पूरा करती है, यह शिक्षक के कार्य को आसान बनाता है, यह विद्यार्थियों को सुनने के प्रशिक्षण देता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह शिष्य को हिस्सा लेने के लिए अवसर देता नहीं होता, क्योंकि व्याख्यान में केवल शिष्य को बच्चों को सुनना पड़ता है, जो शिक्षक बोलेगा सुनना पड़ेगा। तो हिस्सा लेने में इसमें बच्चों को मौका नहीं मिलता। हिस्सा तभी लिया जा सकता है जब बच्चों को बोलने का मौका मिले। तो व्याख्यान विधि में यानी बच्चों को या शिष्य को हिस्सा लेने के लिए अवसर दिया जाता है, ये आपका जो है क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। उच्च लक्ष्य प्राप्ति में मनोयांत्रिक कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। उच्च लक्ष्य प्राप्ति में मनोयांत्रिक कार्य क्षेत्र नागरिकीकरण, निर्णय की क्षमता, विचार शक्ति या समन्वय की बात कर रहे हैं। सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। उच्च लक्ष्य प्राप्ति में मनोयांत्रिक कार्य क्षेत्र है, कौन सा यहाँ पे कार्य क्षेत्र हो जाएगा? सभी लोग बताइए, फीडबैक कीजिएगा। और ये प्रश्न हम आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको अगली क्लास में करेंगे। डेली 11:30 में हमारी AM में क्लास होती है सोशल साइंस की।
7 PM में फर्स्ट पार्ट जो 30 नंबर का उसकी क्लास होती है, ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी इंग्लिश क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।